गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा के भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। तो भाग 6 के वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा की गई थी समावेशन के प्रतिमान, ये आप लोग समझ गए होंगे कि मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होते हैं। इसका मैं थोड़ा हल्का सा रिकैप्सुलेशन कर दूं कि मॉडल्स जो होते हैं, जो प्रतिमान जो होते हैं, वे एक प्रारूप होते हैं जिसे अपना करके हम विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में सफलतापूर्वक समावेशन करते हैं। तो यहाँ समावेशन की जो बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो समावेशन के लिए जो जिस प्रतिमान का निर्माण किया गया है, जिस मॉडल को बनाया गया है, तो यहाँ समावेशन करने की जो बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? ये विशिष्ट बालकों का समावेशन हम सामान्य विद्यालयों में किस प्रकार से करें, उसके लिए कैसा मॉडल हो, उसके लिए क्या प्रारूप हो जिसपे चल करके हम इस काम को कर सके। तो यहाँ पर समावेशन की जो बात हो रही है वो विशिष्ट बालकों के समावेशन की बात हो रही है। नॉर्मली सामान्य विद्यालय में सामान्य बालक ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जब समावेशी शिक्षा की जब बात आती है, जब समावेशी विद्यालय के निर्माण की बात आती है, तब सामान्य विद्यालयों को ही समावेशी विद्यालयों में बदला जाता है और सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों में बदलने के लिए हम विशिष्ट बालकों को जोड़ते हैं। जब सामान्य विद्यालय में विशिष्ट बालक जुड़ जाते हैं, जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, तब हम कहते हैं कि वह सामान्य विद्यालय बदल चुका है समावेशी विद्यालय में। तो इस काम को करने के लिए, इस प्रक्रिया को करने के लिए हम कुछ मॉडल को बनाते हैं, कुछ प्रतिमान का निर्माण करते हैं और उस पे चलते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम सफलतापूर्वक समावेशन करवाते हैं विशिष्ट बालकों का सामान्य विद्यालयों में। तो इसी ही कहते हैं कि समावेशी शिक्षा के प्रतिमान। तो कई प्रतिमान मैंने पिछले वीडियो में बतलाए हैं, 7 प्रतिमान मैंने बतलाए, जिसमें मैंने बतलाया सबसे पहला प्रतिमान पूर्ण समावेशन प्रतिमान, फुल इंक्लूजन मॉडल। पूर्ण समावेशन प्रतिमान में क्या होता है कि जो सामान्य शिक्षक जो होते हैं वे कक्षा शिक्षण का मुख्य शिक्षक के रूप में वे कक्षा शिक्षण का उत्तरदायित्व निभाते हैं और जब उन्हें विशिष्ट बालकों से संबंधित कोई बाधा तकलीफ देती है, जब वो कहीं फंस जाते हैं विशिष्ट बालकों को लेकर के, जब विशिष्ट बालकों को की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो वे बाहर से ही विशिष्ट शिक्षकों की सहायता लेते हैं और विशिष्ट शिक्षक उनकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा शिक्षण का मुख्य कार्य सामान्य शिक्षक ही करते हैं, विशिष्ट शिक्षक केवल बाहर से उनकी सहायता करते हैं। फिर जो दूसरे मॉडल की बात की गई उसमें टीम टीचिंग की बात की गई, दल शिक्षण प्रतिमान, टीम टीचिंग मॉडल। इसमें क्या होता था कि सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों मिल करके समस्त बालकों को, सभी बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देने का कार्य करते थे। इस प्रतिमान में का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ एक ही कक्षा में जब बैठते हैं तो दोनों के बीच में जो है अच्छे संबंध बन जाते हैं, दोनों के बीच की दूरी जो है वो दूर हो जाती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। तो दल शिक्षण प्रतिमान में दोनों ही तरह के बालक, सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, एक ही साथ एक ही जगह पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनको दोनों ही प्रकार के शिक्षकों का लाभ मिलता है। सामान्य शिक्षक भी उन्हें शिक्षा देने का कार्य करते हैं और विशिष्ट शिक्षक भी उन्हें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। दोनों मिल करके कलेक्टिव टीचिंग का कार्य टीम टीचिंग के मॉडल में करते हैं। नेक्स्ट जो प्रतिमान मैंने बताया था वो था पूर्ण समावेशन चक्र प्रतिमान, सर्किल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। इसमें मैंने बतलाया है कि यहाँ पर बालक से संबंधित, बालक के चारों ओर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वे शिक्षक हों, चाहे अभिभावक हों, पेरेंट्स हो, चाहे उनके मित्र हो, फ्रेंड सर्किल हो, पीयर ग्रुप्स हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, तो सभी मिल करके इनका सफलतापूर्वक समावेशन कराने में मदद करते हैं। किनका? विशिष्ट बालकों का। जो इनके चारों विशिष्ट बालकों के चारों ओर जो रहते हैं, या फिर कह सकते हैं विशिष्ट बालक जिनके साथ सबसे अधिक समय बिताता है, वे सभी मिल करके आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं कि किस तरह से विशिष्ट बालकों का समावेशन हम समावेशी शिक्षा में कर सके या करवा सके।
तो इसके लिए ये आपस में डिस्कस करते हैं, बालक की समस्या पे बात करते हैं, बालक के प्रगति पे बात करते हैं, बालक की कठिनाई पे बात करते हैं और आपस में मिल करके ये सभी मिल करके विशिष्ट बालकों का समावेशी शिक्षा में समावेशन करवाने में उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए इसे समावेशन चक्र प्रतिमान कहा जाता है। पूरी कायनात लग जाती है विशिष्ट बालकों के समावेशन करवाने के लिए, इस तरह से भी कहा जा सकता है। चौथा प्रतिमान मैंने बताया था रणनीति व्यवधान प्रतिमान, स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। तो रणनीति व्यवधान प्रतिमान जो था, यहाँ पर रणनीति बनाई जाती थी कि समायोजन करने के लिए किनका, विशिष्ट बालकों का सामान्य विद्यालय में या फिर कह सकते हैं विशिष्ट बालकों का समावेशी विद्यालय में किस तरह से समायोजन करवाया जा सके और समायोजन में जो बाधा आ रही है, जो व्यवधान आ रही है, उसको किस तरह से दूर किया जा सके। क्यों बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, विशिष्ट बालक क्यों एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, क्या बाधा आ रही है, क्या इंटरवेंशन आ रही है। तो इस इंटरवेंशन को दूर करने के लिए, इस व्यवधान को दूर करने के लिए ही इस प्रतिमान का निर्माण किया गया था कि किस तरह से सफलतापूर्वक हम विशिष्ट बालकों का समावेशी शिक्षा में करवा सके। तो इसके लिए जो है 3 स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। पहले स्टेप में, प्रथम चरण में क्या किया जाता है कि सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों मिल करके उसे ट्रेन करते हैं विशिष्ट बालक को कि किस तरह से आपको सामान्य बालकों के साथ एडजस्ट करना है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है। पहला काम यही होता है कि आपको एडजस्टमेंट करवाया जाए। जब एडजस्टमेंट सक्सेसफुल करवा दिया जाता है, तब उसके बाद सेकंड स्टेप में हम सामान्य शिक्षण कार्य की जो प्रक्रिया जो चलती है वो हम सेकंड स्टेप में उसको फॉलो करते हैं। जैसे लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान करके टीचिंग करते हैं, तो ये सेकंड स्टेप में करते हैं। और थर्ड स्टेप में किया जाता है क्या कि बच्चे में सोशल स्किल डेवलप किया जाता है, सामाजिक कौशल का विकास किया जाता है। और हम जानते हैं कि सामाजिक कौशल का विकास करने के लिए समाज में रहना जरूरी है, समाज में रह करके सामूहिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाती है, अलग अलग गतिविधियां करवाई जाती है और उन बालकों को, विशिष्ट बालकों को मोटिवेट किया जाता है, उनको अभिप्रेरित किया जाता है कि वे उस कार्य को करें, उस सामूहिक कार्य को करें, इस गतिविधि को करें, ताकि उनके अंदर जो है सामाजिक कौशल विकसित हो सके, ताकि उनका व्यक्तित्व का भी निखार हो सके और वे अपनी विशेषताओं से भी परिचित हो पाए। तो रणनीति व्यवधान प्रतिमान में इन्हीं 3 स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में इस काबिल बना दिया जाता है कि वे सामान्य बालक के साथ एडजस्ट हो जाए। एक बार जहां एडजस्ट हो गए, एक बार जहां सामान्य बालकों के साथ समायोजन हो गया, तब फिर सेकंड स्टेप में हम सामान्य जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट कर देते हैं सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में सामान्य शिक्षण के बाद थर्ड स्टेप में हम उनको अलग अलग एक्टिविटी में भाग पार्टिसिपेट करवा करके, भाग दिलवा करके हम उनके अंदर सामाजिक कौशल का विकास करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल, मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल। ये रिलेटेड है शारीरिक बाधा से संबंधित बालकों के लिए जिनको फिजिकल इम्पेयरमेंट है। तो इनके लिए विशेष रूप से इस प्रतिमान का प्रयोग होता है कि इसमें होता क्या है कि ये जो गलत फहमी है कि जो लोग समझते हैं प्रायः कि जो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक है वे मानसिक रूप से भी कमजोर होंगे, तो उसी के अनुसार ही वे शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। यानी उसकी शारीरिक कमी को देखते हुए उसके मानसिक स्तर का भी अंदाजा लगा लिया जाता है कि उसका मानसिक स्तर भी उसी प्रकार का होगा और उसे लाइटली लेते हैं और उस हिसाब से उसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं। लेकिन जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता कुछ और है। सामान्य बालक जो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक है, कोई जरूरी नहीं है कि वे मानसिक रूप से भी बाधित हो या उनका मानसिक स्तर जो है वो कमजोर हो। तो ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हम जब भी करेंगे, शिक्षा का आयोजन हम जब भी करेंगे, तो हम इनके शारीरिक कमी को देखते हुए, शारीरिक बाधा को देखते हुए करेंगे। ऐसा हम कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करवाएंगे उनसे जिससे कि वे शारीरिक रूप से बाधित बालक उस एक्टिविटी को ना कर सके। ये कर सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान देने की बात जब आती है, जब उनके मानसिक विकास की बात आती है, तब हमें वहां पर उनके शारीरिक बाधा को भूलना होगा, उनके शारीरिक बाधा को दरकिनार करना होगा, शारीरिक बाधा को नजरअंदाज करना होगा। क्यों? क्योंकि वे मानसिक रूप से तो स्वस्थ है, मानसिक रूप से तो वो मजबूत है। शारीरिक रूप से भले ही वे मजबूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे मजबूर नहीं है। तो उनकी शिक्षा के लिए जब हम व्यवस्था करें तो उनकी शारीरिक कमी का ध्यान रखें, ना कि उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखें। तो इस प्रतिमान का प्रयोग हम इसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो मैंने बताया था, मौखिक संचार मॉडल, ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। ये
मुख्यतः जिनको वाणी बाधिता होती है, स्पीच इम्पेयरमेंट जिनको होता है, और जिनको भाषा विकलांगता होती है, जिनको लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए इस प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जब जैसी आवश्यकता होती है तब वैसी ही प्रतिमान की, वैसे ही मॉडल को प्रयोग में लाया जाता है। तो हर जगह हर मॉडल को प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जहां जिसकी आवश्यकता होती है हम उसी मॉडल को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है मौखिक संचार मॉडल, यहाँ पर जैसा कि इसका नाम ही है मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन, तो ये ओरल कम्युनिकेशन कौन नहीं कर पाएंगे? वैसे बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनको वाणी बाधिता होती है, जिनको वोकल डिसऑर्डर होता है। वाणी बाधिता का अर्थ यही है कि उनको बोलने में कोई दोष होता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनको स्वर बाधा होती है, वे हकलाते हैं, स्टटरिंग करते हैं, तो वो वाणी बाधित बालक है। और दूसरा जो लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो होती है, भाषा विकलांगता, वैसे बालक का क्या होता है कि वो अपने आसपास में बोली जाने वाली भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं, लोकल लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि वे अपनी मातृभाषा जो मदर टंग है उसको भी नहीं समझ पाते। तो ऐसे बालकों के लिए इस तरह के मॉडल का हम प्रयोग करते हैं, ताकि ऐसे विशिष्ट बालकों का हम सफलतापूर्वक समावेशी शिक्षा में समावेशन करवा सके। तो उसके लिए एक अलग से कुछ हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, अलग से उनके लिए कुछ ऐसी तैयारी करते हैं जिससे उनका जो है सफलतापूर्वक समावेशन सामान्य बालकों के साथ करवाया जा सके। नेक्स्ट जो मैंने बताया था मॉडल, वो था वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान, वैंग्स एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो बालक होते हैं, वैसे विशिष्ट बालक, यहाँ पर इनको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपने अधिगम का जो वातावरण है वे खुद ही बनाते हैं, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वे खुद ही क्रिएट करते हैं। उनको किसी तरह का कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, सीखने की कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है कि आपको को जो है इतने समय में इतना सीख लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने गति के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार इनका अधिगम वे खुद ही जो है खुद से ही करते चले जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि ये अपना लर्निंग इन्वायरमेंट खुद ही बनाते हैं, अपने सीखने का वातावरण ये खुद ही तैयार करते हैं। कब, कैसे, कहाँ सीखना है ये खुद ही इसका निर्णय लेते हैं। कोई इन्हें तैयार करके वातावरण नहीं देता है, कोई बाहरी शिक्षक इनको वातावरण तैयार करके नहीं देता। ये खुद ही अपने लर्निंग के लिए खुद ही जिम्मेवार होते हैं, खुद ही उत्तरदायी होते हैं कि वे कितना सीखेंगे और कितना नहीं सीखेंगे। तो वैंग ने ये मॉडल बनाया था उन लोगों के लिए जो कि वैसे विशिष्ट बालक है जो कि अपना समायोजन खुद कर सके, खुद ही लर्निंग कर सके। लेकिन खुद ही लर्निंग करने के लिए उनके अंदर कुछ बौद्धिक कौशल का भी विकास करना होगा। जो एकदम से बाधित बालक है, जिनका बौद्धिक स्तर एकदम निम्न है, तो वे अपने लिए अधिगम वातावरण तैयार नहीं कर सकते हैं। तो अपने लिए खुद से अधिगम करने के लिए, खुद से अधिगम का वातावरण तैयार करने के लिए, लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए उनके अंदर कुछ तो बौद्धिक कौशल होना चाहिए। इसीलिए वैंग ने उनको सबसे पहले कुछ बौद्धिक कौशलों को डेवलप करने की बात करी है इस प्रतिमान में। जब उनके अंदर वो बौद्धिक कौशल विकसित हो जाएगा तो वे खुद से ही अपना लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार कर लेंगे, खुद से ही अपनी शिक्षा का जो है काम खुद से ही कर लेंगे। तो ये 7 मॉडल हो गए। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट 1 में ही, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1 में आप लोग देख रहे होंगे कि अलगाव से समावेशन की ओर अवस्थान, ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। तो अलगाव से समावेशन की ओर अवस्थान, तो यहाँ पर अलगाव जो है, अलगाव का तात्पर्य है कि विशिष्ट बालक को अलग रखना, और समावेशन की ओर अवस्थान यानी कि विशिष्ट बालक को जो अलग है उनको हम समावेशन करें, समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, मेन स्ट्रीम में वापस बुलाएं। होता क्या था कि ऐसी धारणा बनी हुई है प्राचीन समय से, या कुछ समय पूर्व तक ये धारणा बनी हुई थी कि जो विशिष्ट बालक जो होते थे, जो बाधित बालक जो होते थे, उनको लोग बुरी नजर से देखते थे, उनको हे दृष्टि से देखते थे, उनकी शिक्षा पर वो उतना ध्यान नहीं देते थे। और कई बार तो इतना ये भी सोचते थे कि ये जो बाधित बालक है उनका ये पूर्व के जन्मों के कर्मों का फल है। उनको ये सोचते थे कि इनके ऊपर कोई ईश्वर का अभिशाप है। माता पिता, परिवार के लोग उस तरह के बच्चे को एक बोझ समझते थे। ठीक है, उन्हें ऐसा जीव समझा जाता था कि जो कि कृपा के पात्र हैं, जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे पर निर्भर है। तो ये सोच जो थी उन बालकों के प्रति, यही सोच जो है अलगाव को जन्म देती थी और उनको जो है शिक्षा से दूर रखती थी कि ऐसे बालक शिक्षा प्राप्त करके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे।
तो इस सोच में जो है परिवर्तन लाना आवश्यक था। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ, मनोविज्ञान आ गया। शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा का स्तर जो है काफी बढ़ गया, शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बढ़ गया, शिक्षा को एक नया आयाम मिल गया मनोविज्ञान के आ जाने से। तो धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ, शिक्षा का क्षेत्र में विकास हुआ, तो लोगों के सोच में भी जो है परिवर्तन आने लगा। तब वो सोचने लगे नहीं, ऐसा नहीं है, जो विशिष्ट बालक है, जो बाधित बालक है, वे भी समाज का अभिन्न अंग है, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जब सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून जब आ गया, तब ऐसे में इनको शिक्षा से दूर रखना पॉसिबल नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया। इनको शिक्षा से जोड़ने की बात आ ही गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत हर बालकों का ये अधिकार है कि वे शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और समाज में रहने वाले हर बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनको सब जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, चाहे वे सामान्य बालक हो, चाहे वे विशिष्ट बालक हो। तो जब लोगों की सोच में जब परिवर्तन आया, तब धीरे धीरे ट्रांजिशन होना, अवस्थान होना प्रारंभ हुआ। और ऐसे बालकों के लिए ये सोचा जाने लगा, ये समझा जाने लगा कि ऐसे बालक जो हैं, उनकी शिक्षा के बारे में तो लोग सोचने लगे कि हाँ, इनको भी शिक्षा देनी चाहिए, इनको भी शिक्षित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी ये समझने लगे कि ऐसे जो बालक है, जो विशिष्ट बालक है, जो बाधित बालक है, वे सामान्य शिक्षा केंद्रों में, जिसे हम सामान्य विद्यालय कहते हैं, मुख्य धारा के विद्यालय कहते हैं, वे ये सोचने लगे कि इनको शिक्षा तो दी जाए, लेकिन ये बालक जो हैं, ये सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट है। तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा का जन्म हुआ, विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल स्कूल। तो वैसे बालक जो होते थे, जो विशिष्ट बालक है, जो बाधित बालक है, उनको सामान्य स्कूल में ना भेज करके उनको हम विशिष्ट विद्यालय में भेजना शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए। तो शिक्षा देना प्रारंभ तो हो गया ऐसे बच्चों का, लेकिन अभी भी स्पेशल स्कूल में भी कई खामियां सामने नजर आने लगी। कुछ वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रही। राष्ट्र के विभिन्न भागों में विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना भी की गई, इसी उद्देश्य के साथ कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाए विशिष्ट विद्यालय में। लेकिन जब इसका ड्रॉबैक्स, इसका जो लिमिटेशंस जो है, इसकी जो कमियां है वो सामने आई कि वे समाज से अलग हो जा रहे हैं। वैसे बालक समाज की मुख्य धारा से अलग हो जा रहे हैं, उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है, उनका सामाजिकरण नहीं हो पा रहा है, सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ खर्च भी ज्यादा करने पड़ रहे हैं विशिष्ट विद्यालयों के पीछे। विशिष्ट विद्यालय के बनाने के लिए अलग से भवन बनाना पड़ रहा है, प्रशिक्षित शिक्षक रखने पड़ रहे हैं, उपकरण देना पड़ रहा है, अलग से जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स उनकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो ऐसे में काफी खर्चीली भी हो गई। तो फिर स्पेशल एजुकेशन के बाद जो नेक्स्ट अवधारणा ने जन्म लिया, जो नई अवधारणा आई, वो आई समेकित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल जो है बनाया गया, और उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ इंटीग्रेशन किया गया। लेकिन इंटीग्रेटेड अलग संप्रत्यय है, अलग कॉन्सेप्ट है, और इंक्लूसिव, समावेशी अलग संप्रत्यय है। एकीकृत जो है अलग अवधारणा है, और समावेशन जो है वो अलग अवधारणा है। उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। तो एकीकृत में क्या हुआ कि जो विशिष्ट विद्यालय के जब कमियां जब उजागर हुई, बालक को जब वहां से जो है एकीकृत विद्यालय में लाया गया, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि एकीकृत विद्यालय में सिर्फ नामांकन तो होता था, लेकिन उनकी, मैंने बताया था पहले की वीडियो में भी, कि विशिष्ट बालक की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं भी होती हैं, इसलिए तो वे विशिष्ट हैं। तो एकीकृत विद्यालय में, समेकित विद्यालय में, इंटीग्रेटेड स्कूल में उनकी उस विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यहाँ एक चीज तो हुआ कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, समेकित शिक्षा में, एकीकृत शिक्षा में उनको सामान्य बालक के साथ शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे इस सोच में भी परिवर्तन आया। तब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद जन्म हुआ एक नई अवधारणा का, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा।
या फिर कहते हैं समावेशी शिक्षा का निर्माण, समावेशी विद्यालय का निर्माण। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो कमियां थी उसको पूरी की गई। यहाँ पर विशिष्ट बालकों को जोड़ा गया सामान्य बालकों के साथ, लेकिन साथ ही साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया गया और उनकी विशिष्टताओं पर भी जो है सोचा गया और उनकी उस विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामान्य बालक के साथ शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, जिसे हम आज वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रारंभ से लेकर अब तक जो है किस तरह से अलगाव किया गया था, इनको जो है अलग किया गया था समाज से, और क्या सोच थी प्राचीन, जो क्या मानसिकता थी उसमें बदलाव हुआ धीरे धीरे, और ऐसे बालक जो है धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ इनका किया गया और अभी वर्तमान समय में इनका ट्रांजिशन किया गया है, इनका अवस्थान किया गया है, इनको अलगाव से समावेशन की ओर अवस्थान, यही हमारा टॉपिक है कि किस तरह से इनका जो है सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, किस तरह से ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन इनका किया गया, वो यहाँ पर आज हम लोगों ने समझा है। और इसी तरह से धीरे धीरे जो है समय दर समय जो है परिवर्तन आता गया और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस में बता दूं कि 4 तरह के स्कूल हैं, 4 तरह के विद्यालयों की चर्चा मैंने यहाँ पर की, उन पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं। सबसे पहला जो विद्यालय है वो तो नॉर्मल स्कूल है, सामान्य विद्यालय जिसे हम कहते हैं, सामान्य विद्यालय जहाँ सामान्य बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। नॉर्मल स्कूल बोल सकते हैं, रेगुलर स्कूल बोल सकते हैं, जनरल स्कूल बोल सकते हैं। ये पहला स्कूल का रूप हो गया। स्कूल का जो दूसरा रूप है वो है विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल स्कूल। तीसरा प्रकार का स्कूल है एकीकृत विद्यालय, इंटीग्रेटेड स्कूल। और जो चौथा प्रकार है वो है समावेशी विद्यालय, इंक्लूसिव स्कूल। तो सामान्य विद्यालय तो समझ रहे हैं आप लोग, और विशिष्ट विद्यालय के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बतलाया है कि विशिष्ट विद्यालय में हम उन्हीं बालकों को, हालांकि पहले क्या होता था जब अलगाव का दौर चल रहा था उस वक्त क्या होता था कि विशिष्ट विद्यालय में हर तरह के विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए भेजा जाता था, चाहे उनकी बाध्यता का स्तर कम हो या ज्यादा हो, आंशिक बाध्यता हो या पूर्ण बाध्यता हो या गंभीर बाध्यता हो, तो हर तरह के बालकों को विशिष्ट विद्यालय में भेज दिया जाता था। लेकिन अभी जब इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा आ गई तब हम यहाँ पर विशिष्ट विद्यालय में केवल उन्हीं विशिष्ट बालकों को भेजते हैं जो कि गंभीर रूप से बाधित होते हैं, जिनकी बाध्यता का स्तर जो है वो ज्यादा होता है, वो पूर्ण बाधित होते हैं। और जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं, जिनको हल्की बाधा होती है, जिनको अल्प बाधा होती है, उनको हम समावेशी शिक्षा से जोड़ करके सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो फिलहाल अभी वर्तमान में जो विशिष्ट विद्यालय है वहां पर केवल सिर्फ पूर्ण बाधित बालकों को ही, पूर्ण बाधित विशिष्ट बालकों को ही हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनका पुनर्वास हम विशिष्ट विद्यालय में करते हैं। जब उनका पुनर्वास हो जाता है, जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि अब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जब वे इस काबिल हो जाते हैं, जब उनकी बाध्यता का स्तर कम हो जाता है, तब हम उनको विशिष्ट विद्यालय से निकाल करके हम समावेशी शिक्षा में जोड़ देते हैं। कुछ वर्षों पहले तक विशिष्ट विद्यालय में दोनों ही प्रकार के बालकों की शिक्षा दी जाती थी, चाहे उनकी बाध्यता का स्तर आंशिक हो, चाहे माइल्ड इम्पेयरमेंट हो, चाहे उनकी बाध्यता का स्तर पूर्ण बाध्यता का स्तर हो, चाहे गंभीर बाध्यता का स्तर हो, सीवियर इम्पेयरमेंट हो, दोनों ही बालकों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब विचारधारा में परिवर्तन हुआ, जब समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, तब हम केवल विशिष्ट विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण बाधित बालकों को पुनर्वास के लिए भेजना प्रारंभ कर दिए, और जो आंशिक रूप से बाधित बालक हुआ करते थे उनको हम समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से जोड़ना प्रारंभ कर दिए। फिर जो एक स्कूल की मैंने चर्चा की वो है एकीकृत विद्यालय, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एकीकृत जो विद्यालय होते हैं, जो समेकित विद्यालय जो होते हैं, वहां पर विशिष्ट विद्यालयों को सामान्य बालकों के साथ जोड़ा तो गया, लेकिन उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गई।
सिर्फ भरपाई की गई, सिर्फ उनको जोड़ दिया गया, सिर्फ उनका एडमिशन ले लिया गया, लेकिन उनकी विशिष्ट बाधाओं पर, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कहा जा सकता है कि जो विशिष्ट बालक होते थे, जो इंटीग्रेटेड स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको अभी भी हीनता जो है महसूस होती थी। उन्हें अभी भी जो है लगता था कि वे सामान्य बालकों से अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी विशिष्टता के पीछे, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के पीछे कार्य नहीं किया गया। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति इंटीग्रेटेड स्कूल्स में नहीं की गई। लेकिन इसके विपरीत समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को जोड़ा गया, जो आंशिक रूप से बाधित बालक हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया गया, और साथ ही साथ उनको सुविधाएं दी गई। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी जो है कार्य किया गया कि किस तरह से उनकी आंशिक बाध्यता को जो है कम करते हुए, आंशिक बाध्यता को रहते हुए भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जा सके। ये काम समावेशी शिक्षा में किया गया। तो 4 तरह के विद्यालय मैंने यहाँ पर बतलाए: सामान्य विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, एकीकृत विद्यालय और समावेशी विद्यालय। तो अब इस तरह के में जो है, इन चारों में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कंफ्यूज जो है नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है यूनिट 2 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक भी है, कि जितने भी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, डिसेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि विभिन्न असमर्थता से संबंधित जो बालक है, जैसे श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता, अस्थि बाधिता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसे सेरेब्रल पल्सी कहते हैं, मानसिक मंदिता, मेंटल रिटार्डेशन, इन सभी बाधित बालकों का, ये सभी असमर्थ बालकों के बारे में जानेंगे विस्तार से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। और इनके लिए शिक्षा का प्रबंध कैसे किया जाए, इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसकी भी बात हम जो है करेंगे आने वाले वीडियोस में। सिलेबस में आप लोग देखेंगे इनके लिए SEN, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के बारे में की बात की गई है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड देयर सेंस का मतलब है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, यानी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं। तो समावेशी शिक्षा में जैसे मैंने बताया कि विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति समावेशी शिक्षा में की जाती है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरह से इस तरह के जो बाधित बालक है, श्रवण बाधिता जो रखते हैं, जो दृष्टि बाधिता जो रखते हैं, जो अस्थि बाधिता रखते हैं, जिनको मानसिक बाधा है, तो ऐसे बालकों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं, यानी कि शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षा के संदर्भ में इनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इनका क्या उपाय किया जा सकता है, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी की जा सकती है, और इनकी बाधिता क्यों है, उसका कारण क्या है, उसकी पहचान क्या है, उनकी बाधिता की विशेषताएं क्या है, इन सभी बातों पे जो है हमें जो है विस्तार से जो है आने वाली वीडियोस में हमें जानने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।